सोचिए, 2500 साल, इतना लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी एक नाम है जो शक्ति, महत्वाकांक्षा और जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है, सिकंदर महान। तो सवाल यही है, क्या वो वाकई महान था या फिर सिर्फ एक ऐसा महत्वाकांक्षी राजा जो पूरी दुनिया तो जीत गया पर शायद खुद को नहीं जीत पाया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सिकंदर की कहानी को समझने के लिए हम इन हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस लीजेंड का जन्म कैसे हुआ, फिर एक राजा के तौर पर उसकी तैयारी कैसे हुई, इसके बाद कैसे उसने सिंहासन और तलवार के दम पर अपनी जगह बनाई, दुनिया जीती, और फिर कहाँ जाकर उसकी महत्वाकांक्षा रुकी और आखिर में वो अजेय था या बिल्कुल अकेला रह गया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब न फोन थे, न इंटरनेट, और दुनिया के नक्शे भी अधूरे थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे। ऐसे वक्त में मैसेडोन जैसे एक छोटे से राज्य का एक राजकुमार उठा और उसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन देखिए, उसकी जीत सिर्फ जमीन पर कब्जा करने तक सीमित नहीं थी। उसने एक बिल्कुल नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसे हम हेलेनिस्टिक फ्यूजन कहते हैं। ये क्या था? ये असल में एक कल्चरल कॉकटेल था, जिसमें ग्रीक फिलॉसफी, फारसी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरब के रीति रिवाज सब घुल मिल गए थे। और इस मिक्सचर ने उन सभी जगहों की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए सिकंदर के बचपन में चलते हैं। उसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलिम्पियास के घर। और एक राजकुमार होने के नाते उसे जो तालीम मिली वो कोई आम तालीम नहीं थी। उसकी पूरी एजुकेशन, आप कह सकते हैं, 3 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, लियोनिडास से मिला मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब लड़ाई और घुड़सवारी में एकदम कठोर ट्रेनिंग। दूसरा, लाइसेमेकस ने उसे कला और साहित्य सिखाया, यानी संगीत, कविता, पढ़ना लिखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, महान फिलोसोफर अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने उसे धर्म, लॉजिक और फिलॉसफी की समझ दी। इन तीनों ने मिलकर उसे एक ऐसा लीडर बनाया जो जंग के मैदान में भी तेज था और दिमाग से भी। और उसकी काबिलियत की झलक तो बचपन में ही दिख गई थी। सिर्फ 10 साल का था जब उसने उस जंगली घोड़े बुसेफिलिस को काबू में कर लिया था, जिसे कोई और संभाल नहीं पा रहा था। ये देखकर उसके पिता राजा फिलिप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने वो मशहूर बात कही, बेटा, अपने लिए एक ऐसा राज्य ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो। मैसेडोन तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। और यही घोड़ा बुसेफिलिस आगे चलकर उसकी अनगिनत लड़ाइयों का साथी बना। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। राजा फिलिप द्वितीय की उसके ही बॉडीगार्ड पॉसिनियस ने हत्या कर दी। अब सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर के सर पर ताज तो आ गया, लेकिन वो जानता था कि ये ताज कांटों से भरा है। अगर उसने फुर्ती और बेरहमी नहीं दिखाई तो अगला नंबर उसी का हो सकता था। और उसने वही किया जो उसे करना था। सिंहासन को बचाने के लिए उसने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। फिलिप की नई पत्नी क्लियोपेट्रा और उसके नवजात बच्चे को मरवा दिया। जनरल अटालिस, जो बहुत पावरफुल था, उससे भी खत्म करवा दिया। और जितने भी दूसरे लोग सिंहासन के लिए खतरा बन सकते थे, सबको साफ कर दिया। अब जब कुछ ग्रीक राज्यों ने सोचा कि राजा नया है, कमजोर होगा, और उन्होंने बगावत कर दी, तो सिकंदर ने सबको एक ऐसा सबक सिखाया जो कोई भूल न सका। वो अपनी सेना लेकर थीब शहर पहुंचा और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए, बाकी गुलाम बना लिए गए। इस खौफ का असर ये हुआ कि फिर किसी और ने बगावत करने की हिम्मत तक नहीं की। तो अब घर में कोई खतरा नहीं था, सिंहासन सुरक्षित था। अब सिकंदर ने अपनी नजरें दुनिया पर टिका दी। 334 ईसा पूर्व में वो अपनी सेना लेकर निकल पड़ा, पारसी साम्राज्य को जीतने के लिए। और उसके इस अभियान की शुरुआत भी क्या शानदार थी। ग्रेनिकस नदी पर पारसियों के खिलाफ पहली ही लड़ाई में जबरदस्त जीत हासिल की। फिर गौडियन शहर में उसने उस मशहूर पेचीदा गांठ को अपनी तलवार के एक ही वार से काट दिया, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि जो भी इसे खोलेगा वो पूरे एशिया पर राज करेगा। और फिर देखिए, टायर के द्वीप किले को जीतने के लिए उसने क्या किया? समुद्र में ही एक पुल बना डाला। लेकिन असली और सबसे बड़ी टक्कर हुई गौगा महला की लड़ाई में। सोचकर देखिए, एक तरफ सिकंदर के सिर्फ 47,000 सैनिक और दूसरी तरफ राजा डेरियस के लाखों की सेना। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि डेरियस के पास 10 लाख सैनिक थे।
मतलब मुकाबला बराबरी का था ही नहीं, लेकिन सिकंदर की स्ट्रैटेजी इतनी बेहतरीन थी कि डेरियस की इतनी बड़ी सेना भी उसके सामने टिक नहीं पाई और डेरियस को एक बार फिर मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये एक ऐसी जीत थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। फारस को हराने के बाद उसका अगला पड़ाव था मिस्र। और कमाल की बात यह है कि मिस्र में उसे एक हमलावर की तरह नहीं देखा गया। वहां के लोगों ने उसका स्वागत एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता के तौर पर किया। और यहीं पर उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जो आने वाले समय में ज्ञान और व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। फारस जीत लिया, मिस्र जीत लिया, पर सिकंदर की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी महत्वाकांक्षा उसे खींचकर भारत तक ले आई और यहीं पर उसकी कहानी में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। यहाँ भारत में झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरिस से, और ये लड़ाई, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, शायद उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। राजा पोरिस ने इतनी बहादुरी और समझदारी से लड़ाई लड़ी कि सिकंदर जीतने के बाद भी उनसे बहुत इंप्रेस हुआ। इतना कि उसने पोरिस को ना सिर्फ उनका राज्य वापस कर दिया, बल्कि उन्हें अपना सहयोगी भी बना लिया। सिकंदर अब तक दुनिया के किसी भी राजा से कहीं ज्यादा जमीन जीत चुका था, लेकिन उसका मन नहीं भरा था। वो और आगे बढ़ना चाहता था। पर अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती कोई दुश्मन सेना नहीं थी। ये चुनौती उसके अंदर से ही आई, उसकी अपनी सेना। सोचिए, सालों से घर से दूर लगातार लड़ते लड़ते उसके सैनिक अब पूरी तरह थक चुके थे। वो घर वापस जाना चाहते थे और उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। पहली बार सिकंदर को अपनी ही सेना के सामने झुकना पड़ा और वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वो फारस तो लौट आया, लेकिन शायद वो अब पहले वाला सिकंदर नहीं रहा था। फारस वापस आकर उसने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, यूनानी और फारसी कल्चर को मिलाने का। उसने खुद फारसी कपड़े और रीति रिवाज अपना लिए। जिन जनरलों को वो पीछे छोड़ गया था और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्हें मौत की सजा दी। और फिर उसने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें उसने अपने कई सेनापतियों की शादी फारसी राजघरानों की लड़कियों से करवाई और खुद भी 2 फारसी राजकुमारियों से शादी की। लेकिन उसके अपने मैसेडोनियन साथियों को उसका ये बदला हुआ रूप कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर बेबीलोन में एक रात की पार्टी के बाद सिकंदर अचानक बहुत बीमार पड़ गया। अगले 12 दिनों तक उसे तेज बुखार रहा और उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। और आखिर में सिर्फ 32 साल की उम्र में वो शख्स जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, अपनी जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक राज है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। उसने दुनिया जीती, बड़े बड़े साम्राज्य उसके सामने झुके, उसने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन क्या इतनी बड़ी दुनिया जीतने के बाद वो खुद को जीत पाया? अपनी कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा को, अपने गुस्से को? ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी महान विरासत के साथ आज भी जिंदा है।